है कि अगर किसी को यूटीआई है, अगर कोई भी फीमेल बार बार यूरिनेशन के लिए जा रही है, इसका मतलब एक बारी में ब्लैडर पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है। 12 और बजे अगर कोई प्रोस्टेट का पूरा पेशेंट पूरा है, टाइम तो पकड़ इसका लिया मतलब उसका भी यूरिनरी पता ब्लैडर है। ठीक तरीके से हाँ एक बारी में बस पूरा इसमें रिलीज नहीं हो रहा है। देखो, यूरिनरी पूरा ब्लैडर की टाइम ना पकड़ अपनी एक कैपेसिटी है ना। हाँ इनका ठीक है। मैं हाँ अब आपको थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी आपको मैं बताता हूँ। बड़ा ध्यान से आप मेरे को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। हमारी किडनी किडनी होती है बीन शेप्ड, राजमा के आकार की, खाएगा ही है ना। और उसमें से दो ट्यूब निकल रही होती है। क्या भर दे रहा दोनों किडनी में से दो ट्यूब निकल रही होती हैं, जिन ट्यूब को बोला जाता है यूरेटर। और दोनों यूरेटर नीचे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर से ज्वाइंट होती है। ठीक है। उस यूरेटर का, उस ट्यूब का काम क्या है? उस यूरेटर का काम है हर 10 से 15 सेकंड में अपने आप को स्क्यूज करने का, अपने आप को निचोड़ने का काम है। चाहे आप बाथरूम जाएं या ना जाएं, वो अपना काम करता रहेगा। कई बार आपने देखा ना कि सर्दियों में पानी कम पीते हैं, तब भी बाथरूम आता है कि नहीं आता, वॉशरूम आपको यूरिनेशन आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो उसका काम है निचोड़ने का। वो निचोड़ता रहेगा, चाहे पानी पिए या ना पिए, क्योंकि बॉडी में भी तो पानी है ना, तो वो अपना काम करता रहेगा। जिसकी बॉडी में पानी कम होता है, तो उनको फिर यूरिन में जलन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं और पानी आप पी भी नहीं रहे, तो क्या होगा? यूरिन में जलन होना शुरू हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर, अगर आप यूरिन पास नहीं कर रहे हैं, आप यूटीआई के पेशेंट हैं या फिर आप प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर की अपनी कैपेसिटी है एक्सपेंशन करने की। इतना अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है, फ्लेक्सिबल है ना ब्लैडर। ब्लैडर तो फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर उसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, तो क्या करेगा फिर वो? बैक टू द किडनी, क्योंकि भर चुका है, यूरिन रिलीज नहीं हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है। तो बैक किसके ऊपर मारेगा? किडनी के ऊपर। तो जिन लोगों को यूटीआई की समस्या है, जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है, अगर उनका यूरिनेशन प्रॉपर पास नहीं हो पा रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर की अपनी कैपेसिटी थी, वो पूरा भर चुका है। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो यूरिन है, जो भरने के बाद जो यूरेटर है वो निचोड़ता जा रहा है, निचोड़ता जा रहा है, लेकिन वो भर चुका है, तो क्या होगा? वापस बैक मारेगा, कहाँ? किडनी की तरफ। तो किडनी को भी अफेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है, जिनको यूटीआई की और प्रोस्टेट की समस्या है, तो उनको किडनी की समस्या हो सकती है। तो यूरिनरी ब्लैडर का खास तौर से ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी प्रोस्टेट और यूटीआई को आप हल्के में ना लें, ठीक है। 11 नंबर डायबिटीज। यहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड स्किन है, तो आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हम डायबिटीज को चेक करेंगे, जहाँ से आपको 100% एक्यूरेसी आएगी। 11 नंबर के बाद है 12 नंबर, अपेंडिक्स। कितने लोगों को नहीं पता अपेंडिक्स क्या होता है? वो हैंड रेज करेंगे, वीडियो में हैंड रेज करेंगे जिनको नहीं पता अपेंडिक्स क्या होता है। हलिंगले जी को नहीं पता, और किसको नहीं पता? कई सारे लोगों के हैंड रेज है जिनको ये नहीं पता अपेंडिक्स क्या होता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है। राजेश जी को नहीं पता अपेंडिक्स क्या होता है, क्योंकि आज के बाद अब सबको पता चलेगा अपेंडिक्स क्या होता है। सविता जी को भी नहीं पता, देवेंद्र जी को भी नहीं पता अपेंडिक्स क्या होता है। चलिए अपेंडिक्स को पहले समझ लेते हैं। विनोद जी को नहीं पता, विनोद परमार जी को नहीं पता अपेंडिक्स क्या होता है। आज आप समझेंगे अपेंडिक्स क्या होता है। और समाचार ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है? बड़ी आंत का काम है आपके मोशन को आवाज ही कैसे जाए
आउट करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, काफी देर वो टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उनको मोशन नहीं आ रहा होता। ऐसे पेशेंट, मुझे बोलना नहीं चाहिए जूम पैनल पे, ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी मोशन आता नहीं है, हमें फिंगर से निकालना पड़ता है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन। बात तो जाहिर है, उधर से इधर आ ही रहे। जिनको इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उनके अपेंडिक्स के ऊपर भी असर आएगा ही आएगा, जल्दी आए या थोड़ा देर से आए। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स ये आप जो लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं, पिक्चर में देखेंगे तो इस लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत में छोटी सी एक झिल्ली है, जो है हमारा अपेंडिक्स। और इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके इधर साइड में दिखाया गया है, ये है हमारा इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स पे सूजन। अपेंडिक्स पे सूजन आने का कारण क्या हुआ? आपका कॉन्स्टिपेशन। आप कॉन्स्टिपेशन है, आपका मोशन पास नहीं हो रहा है, आपके अपेंडिक्स के ऊपर सूजन आएगा ही आएगा। और इसकी पहचान क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पेट में अपेंडिक्स का दर्द है? तो इसका जो दर्द है वो आपकी नाभि से दर्द शुरू होगा, और लोअर राइट साइड, यानी आपके दाहिनी पेट में नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ, नाभि से नीचे दाहिनी तरफ, जहां पर आपका ये अपेंडिक्स है, यहीं पर आपको पेन होगा। तो आप समझ जाइए कि मेरे को अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। 2 साल गए रहे। और इसका कारण क्या था? आपका कॉन्स्टिपेशन था। और अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है पता है आपको? अपेंडिक्स आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल है इसका। और इस बीमारी को बोला जाता है अपेंडिसाइटिस। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर लिखता है ना अपने डायग्नोसिस में, उस पर लिखा होता है अपेंडिसाइटिस, तो आप समझ जाओगे, अच्छा अपेंडिक्स के ऊपर सूजन आ गई है जी, आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने सुना होगा ना कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, लेकिन पता नहीं वो अपेंडिक्स होता क्या है। तो आज आपको पता चल गया अपेंडिक्स क्या होता है, इसका ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन में क्या करते हैं? इसको कट करके निकाल लेते हैं। ये जो छोटी सी झिल्ली है अपेंडिक्स, इसको कट किया और निकाल दिया। लेकिन अपने एकोलाइफ के माध्यम से आप इस अपेंडिसाइटिस को रूट पे जाकर के क्योर कर सकते हैं। लेकिन पहले समझना जरूरी था ना अपेंडिक्स है क्या, ठीक है ना। इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में ही ये अपेंडिक्स से शुरुआत होती है, और इसका फंक्शन है आपकी इम्यूनिटी के लिए। इसका भी योगदान है, आपके कई ऑर्गन का योगदान होता है आपकी इम्यूनिटी में, जिसमें अपेंडिक्स भी शामिल है। और इसके ऊपर सूजन आने को अपेंडिसाइटिस बोला जाता है, और मेडिकल साइंस में इसका निकाल देते हैं, कहते कोई जरूरत है निकाल। दिस इज अपेंडिसाइटिस। आप सभी को समझ में आ गया? सविता जी दिल्ली से समझ में आ गया, वीनू परमार जी, आशीष शर्मा जी समझ में आ गया, काजल विश्वास जी, ज्योति जी समझ में आ गया। अभी वापस पहले नहीं समझ में नहीं आ रहा था, अब तो समझ में आ गया ना, क्लियर है? चलिए अभी चलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ से चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत आसान है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 22 नंबर से चेक करें। 22 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, या 13 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन है, या 22 नंबर भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। छोटी आंत, छोटी आंत का काम क्या होता है? छोटी आंत का काम होता है आपके खाने को डाइजेस्ट करना, है ना। और आपके खाने को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका एपेटाइट वीक है, आप देर से खाना खा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा मैदा का सेवन कर रहे हैं, चीनी का सेवन कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन किसके ऊपर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। तो हम डायग्नोसिस में क्या लिखते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। गैस्ट्राइटिस होती है तो भी स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। कॉन्स्टिपेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन।
क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तभी हुआ क्योंकि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पूरा पत्थर हो गया, मोशन पास ही नहीं हो रहा है क्योंकि ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने मैदा खाया था। तो डाइजेशन का काम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इन्फेक्शन आने का इफेक्ट आने के और भी कारण क्या हो सकता है? फैटी लीवर। अब देखिए, ये बहुत बहुत पूरा चैनल है। फैटी लीवर क्या करता है? लीवर क्या करता है? लीवर का फंक्शन है बाइल जूस रिलीज करना। बाइल जूस को कौन रिलीज कर रहा है? लीवर। स्टोर कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर अपने पास स्टोर करके रखता है। अब जिसका फैटी लीवर है तो गॉल ब्लैडर कहता है दो है मुझे स्टोर करने, कहता कहाँ से दूं, इतना बड़ा फैटी लीवर मेरे को दे रखा है इन लोगों ने, मैं कहाँ से बाइल जूस रिलीज करूं? कहता तू रिलीज नहीं करेगा तो मैं आगे पास ऑन कैसे करूंगा? क्योंकि गॉल ब्लैडर वही बाइल जूस को देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को कि खाना डाइजेस्ट कर ले भाई। समझ में आ रहा है ना? तो आप सही समय पर, जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का काम था तो आपने खाना नहीं खाया। जब आपका लीवर का टाइम शुरू हुआ जिसमें उसको रिलैक्स चाहिए, तब आप लोग ऊपर से पूरा डाल दिया। तो आपका सही समय पर ना खाना, यही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा कारण है। 14 नंबर, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसका काम है मोशन को आउट करने का, दैट्स इट। ये एक ही बार काम करती है, वो सुबह के वक्त जब आपको मोशन आ रहा होता है उसी वक्त काम करती है। ये देखिए, पूरा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा ध्यान से देखेंगे। ये आपके माउथ कैविटी है, माउथ और माउथ कैविटी, ये आपका फेरिंक्स है। फेरिंक्स मतलब जहाँ से खाने को आप निगलते हैं, और ये आपका इसोफिगस है, यानी फूड पाइप है। अब आपने यहाँ से खाना खाया, आपके पेट में गया, और यहाँ पर छोटी आंत ने डाइजेस्ट किया और लार्ज इंटेस्टाइन ने आउट कर दिया रेक्टम के थ्रू, है ना? जो आपका मोशन रेक्टम में इकट्ठा था वो एनस पार्ट से आउट कर दिया। ये सीधा सीधा फंक्शन हमारी बॉडी का है। लेकिन सही ऑर्गन को सही मात्रा में सही समय पर खाना और सही समय पर सोना, ये दोनों ही चीजें आपकी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट डालती ही डालती है। अब आता है 15 नंबर 16 नंबर। केवल 15 नंबर 16 नंबर को चेक नहीं करेंगे, इसके साथ 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 हम पूरे टोटल 11 पॉइंटों को चेक करेंगे। एक तो हो गया 15 नंबर 16 नंबर, एक और 8 पॉइंट हो गया आपके लिटिल फिंगर में किडनी डेफिशिएंसी यिन और yang। यिन और yang क्या है वो आपको कल पता चलेगा। फिर से यिन और yang, 4 पॉइंट इधर है, 4 पॉइंट इधर है, 8 पॉइंट हो गए। 15 नंबर 16 नंबर हो गया 10 पॉइंट, और एक डायरेक्ट किडनी पिक्चर इधर, टोटल 11 पॉइंट है। और इन 11 पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट पर अगर सेंसेशन बहुत तेज आ रही है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किडनी खराब होगी, उसको किडनी फेलियर है या वो क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है। क्या समस्या हो सकती है? 5 कारण है किडनी के पॉइंट पे सेंसेशन आने के। 5 कारण है। पहला कारण है हाई बीपी लो बीपी। अगर जिनका बीपी शूट अप होता है ना, उसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बीपी फ्लक्चुएटिंग है। हाई बीपी लो बीपी पहला कारण है। दूसरा है प्रोस्टेट ऑब्लिक यूटीआई। प्रोस्टेट जेंट्स के अंदर, फीमेल के अंदर यूटीआई की समस्या। तीसरा कारण है वाटर इनटेक, पानी कम पीना। चौथा कारण है किडनी स्टोन्स। पांचवा कारण है यूरिक एसिड या केएफटी डिरेज्ड। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट में रिपोर्ट अगर आपकी गड़बड़ है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो भी सेंसेशन तेज है। 5 कारण है किडनी के पॉइंट पे सेंसेशन आने के। तो जब उसको सेंसेशन आ रही है पेशेंट को, तो आप उसके सिम्टम्स पूछ रहे हैं, सर पानी कम पीते हो क्या? वो बोलेगा हाँ, बहुत कम पीता हूँ। और जब पेशेंट आपके सेंटर पे आया तो पहला प्रोटोकॉल तो हमारा बीपी चेक करना ही है ना, तो उसके बीपी से पता चल जाएगा। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसलिए किडनी के पॉइंट पे सेंसेशन तेज आ रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट आ रहा है उसका। प्रोस्टेट ऑब्लिक यूटाई आपको 1 नंबर 3 नंबर से पता चल जाएगा। सॉरी। और केएफटी का तो केएफटी
ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो किडनी है वो राजमा की आकार की होती है, बीन शेप्ड होती है, और ये दोनों ही मेल हो या फीमेल, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं ये यूरेटर आ रहा है, दोनों किडनियों से आ रहा है ना, दोनों किडनियों से यूरेटर आ रहा है। और कहाँ पर ज्वाइंट है? यहाँ पर ब्लैडर पर ज्वाइंट है। फीमेल का यूरेथ्रा मेल की यूरेथ्रा से छोटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रोस्टेट है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। फीमेल के अंदर प्रोस्टेट नहीं होता है, ठीक है। और मेल का ये यूरेथ्रा है और ये फीमेल का यूरेथ्रा है। और यूरेटर का काम है हर 10 सेकंड में अपने आप को निचोड़ने का, हर 10 से 15 सेकंड में निचोड़ने का। आप है ना, जाए करता रहे। तो आपको वॉशरूम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम टू टाइम आपको जाते रहना चाहिए, ताकि आपको किडनी की समस्या ना हो जाए। और प्रोस्टेट वाले व्यक्ति को भी यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। प्रोस्टेट होने का कारण भी यही है, जो लोग यूरिन होल्ड करते हैं ना, उनको लगता है चलो ये काम निपटा लेते हैं उसके बाद वॉशरूम जाए। ट्रैफिक जाम में है, चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, घर पहुंच करके ही जाएंगे। चाहे घर पहुंचने में ट्रैफिक जाम में आपको 1.5 घंटा लग जाए, तो आप यूरिन को होल्ड करके रखते हैं। आपको जहां मौका मिले आपको तुरंत यूरिनेशन कर लेना चाहिए, उससे आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा फ्यूचर में। आप किडनी को इन्फेक्टेड कर रहे हैं ना, है ना। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम, तो इससे किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा। 15 नंबर, 16 नंबर। अब 17 नंबर, 18 नंबर, लेफ्ट लोअर बैक पेन और राइट लोअर बैक पेन, कमर में दर्द। स्पाइनल कॉर्ड आपके लंबर स्पाइन में लेफ्ट की तरफ दर्द है तो 17 नंबर पे आएगा, राइट की तरफ दर्द है तो 18 नंबर पे आएगा। इन्फ्लेम्ड कोलोन, कोलाइटिस, आंतों में सूजन। आंतों में सूजन का कारण क्या था? कॉन्स्टिपेशन। देखिए ये आपके नॉर्मल कोलोन है, और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, इस पे कंटिन्यूएशन इन्फ्लेमेशन है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन है। कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है? यानी लगातार सूजन का कारण क्या है? लगातार सूजन का कारण सिर्फ एक ही, आपका पेट साफ नहीं हो रहा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का काम यही था पेट साफ करना, और पेट साफ आपका हो नहीं रहा, और उसके ऊपर आप कुछ ध्यान भी नहीं दे रहे। आप चाहे 2 बार जाकर के मोशन पास करना पड़े, 3 बार मोशन पास करना पड़े, लेकिन एफओएस और हाई फाइबर लेना मंजूर नहीं है, और चीटोसन लेना मंजूर नहीं है। आप लगातार परेशान हो रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप ना शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ले लेते हैं, पेट सफा हर रोग दफा, ठीक है ना। वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। आपकी इंटेस्टाइन में जब तक गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक intestine की cleansing कैसे होगी? आप आग बंद करके कोर्स कर लीजिए, साथ में चिटोसन ऐड कर दीजिए, और फिर देखो कमाल, इंटेस्टाइन की क्लींजिंग हो जाएगी, जस्ट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। तो ये बहुत जरूरी है, और लगातार इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। और आंतों में लगातार इन्फ्लेमेशन के बाद बन जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मोशन पड़ा हुआ है तो सड़ रहा है ना अंदर, क्या दे रहा है? बैड बैक्टीरिया दे रहा है। बैड बैक्टीरिया दे रहा है तो क्या दे रहा है? कहीं ना कहीं जख्म दे रहा है, आपकी आंतों को सड़ा रहा है। आंतों को सड़ा रहा है तो मतलब अल्सर दे रहा है। अल्सर दे रहा है तो वही हो गया आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। और जो कोलोन की जो वाल है, वाल को भी कमजोर कर रहा है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, किसी आंतें फट गई, है ना। किसी सुने आपने? रेयरली, बहुत रेयरली होते हैं ऐसे। आंतें फट गई पेट में, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने आंतों का ऑपरेशन किया, बच गया। और कई बार आंतें फटने से पेशेंट की डेथ भी हो गई, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाया, पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल गया, पेशेंट की डेथ भी हो गई अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ से? आपकी आंतों से ही है, आपके एपेटाइट से ही है, आपके स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट से ही है। इनको ठीक कर देंगे, मैक्सिमम बीमारी आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर पर सूजन क्यों आ रही है? देखिए गॉल ब्लैडर पे क्या सूजन आने का कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक
गॉल स्टोन्स भी है, यानी पित्त की थैली में पथरी। एक तो ये भी है कारण। प्लस जिनको पित्त की थैली में पथरी नहीं है तो पक्का फैटी लीवर है, क्योंकि फैटी लीवर नहीं होता तो वो बाइल जूस ठीक से रिलीज कर रहा होता। अब बाइल जूस बना ही नहीं रहा लीवर, क्योंकि लीवर बहुत ज्यादा फैटी हो चुका है। और गॉल ब्लैडर से डिमांड आ रही है किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और अगर पथरी की वजह से सूजन है तो उसको बोला जाता है कॉलिसिस्टिक। ठीक है। 21 नंबर पेप्टिक अल्सर, ये गैस्ट्रिक अल्सर का बड़ा भाई है और ये होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से। और एच पाइलोरी बैक्टीरिया कभी मरते नहीं है। मतलब अगर आपने एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए ट्रीटमेंट ले लिया, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है दोबारा से, और इंसान परेशान रहता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर में तो बहुत बारीक बारीक छाले थे ना, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक छाले थे, लेकिन पेप्टिक अल्सर में क्या, वो बड़े बड़े घाव बन चुके हैं, क्योंकि अंदर बन चुका है, डेवलप हो चुका है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। और एच पाइलोरी बैक्टीरिया को हम गैस के माध्यम से ठीक कर चुके हैं। ऐसे केसेस हैं हमारे पास, जिनको हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया का रिपोर्ट हमने करा करके देखा, एच पाइलोरी बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं और कई महीने हो गए खत्म हुए। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि आपने अपने गैस्ट्रिक अल्सर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा रूप होता चला गया। ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको कुछ भी खाएंगे वोमिटिंग होना शुरू हो जाए। ये पेप्टिक अल्सर सबसे खतरनाक स्टेज है अल्सर की। तो ऐसा नौबत ना है कि आप कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कमा कैसे ले रहे हैं। 22 नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। 23 नंबर 24 नंबर, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, एंजाइना। और आप चले गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ऑब्वियसली सीने में दर्द है तो जाना पड़ेगा, कौन मरना चाहता है। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहला प्रोटोकॉल है ओपीडी कार्ड, कंसल्टेशन फीस जमा करना। उसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल क्या है? दूसरा प्रोटोकॉल है आपका ईसीजी। सबसे पहले तो ईसीजी करेंगे, ईसीजी के बाद ईको के साथ क्या करेंगे, टीएनटी भी करेंगे। अगर हल्का सा इनकॉन्क्लूसिव है तो बोलेंगे जी आपको एंजियोग्राफी कराने की जरूरत है। आपने एंजियोग्राफी कराई और एंजियोग्राफी में आया मुबारक हो, नॉर्मल है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। आप मिठाई लेकर के जाते हैं, जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी एंजियोग्राफी नॉर्मल आ गई। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स पहले से पता हो कि मुझे ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है भी या नहीं, आप सभी चेस्ट पेन को समझने लग जाते हैं कि मेरे को हार्ट की समस्या है, तो ऐसा नहीं है। आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि हार्ट की प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए, अब मेरे को देखेंगे, जो चेस्ट पेन, जो एंजाइना पेन है, वो होता है सेंट्रल चेस्ट पेन, सेंट्रल चेस्ट पेन, नॉट लेफ्ट नॉट राइट। कुछ लोग तो राइट साइड में भी चेस्ट पेन हो रहा था तो भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हार्ट का तो नहीं है। तो आपको देखना सेंट्रल चेस्ट पेन तो नहीं है। और वो स्प्रेड कहाँ करता है? रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, बाजू में, यहां से सीधा ऊपर की तरफ आपकी जॉ में, आपकी टॉल में। अब देखेंगे, ये है आपका सेंट्रल चेस्ट पेन, नॉट लेफ्ट और नॉट राइट, बिल्कुल सेंटर है। और स्प्रेड क्या कर रहा है? आपकी ये देखिए बाजू में, लेफ्ट साइड की बाजू में अगर आपका पेन हो रहा है और सेंट्रल चेस्ट पेन है तो पक्का कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आपको पक्का जाना चाहिए। और आपकी जॉ की तरफ भी जा रहा है। ठीक है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका ये जो, ये आप ऑरेंज ऑरेंज कलर देख रहे हैं, क्या है ये? आपका एलडीएल, आपका गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, लाख इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है प्लाक इकट्ठा हो जाना, जमा डिपॉजिट, ये जो एलडीएल डिपॉजिट हो जाना। पर इसने क्या किया, जो फ्लो था उसको इसने रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया तो क्या हुआ, जो ब्लड का फ्लो नॉर्मली जाना था वो नॉर्मली नहीं जा रहा, तो उसने क्या किया, बैक मारा, और बैक करने से क्या हुआ, हार्ट अटैक।
क्योंकि जितना स्पीड से जाना चाहिए तो उतनी स्पीड से जाने रहा, आगे रुकावट है, नस में रुकावट आ गई, आगे फ्लो जा नहीं पाया तो क्या हुआ, रिवर्स किया तो क्या हुआ, हार्ट अटैक। ये कारण है, तो आपको अपना रख रखाव जरूर करना चाहिए। 25 नंबर है हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस एम्टाइसिस, ये क्या होता है? एक्सटर्नल ब्लीडिंग थ्रू द नोज और माउथ। जिनको साइनोसाइटिस है उनको भी हो सकता है, या फिर किसी को थ्रोट में इन्फेक्शन है, या इसोफिगस में इन्फेक्शन है, या अल्सर हो चुका है, उनका हेमेटोमेसिस हो सकता है, या किसी को कैंसर है तो भी हो सकता है। लेकिन जरूर नहीं है कि सिर्फ कैंसर। कल इसके डिटेल में बताया था नहीं, ये क्या होता है आपका ईपीएस होता है, इलेक्ट्रिक, फिर क्या होता है, फिर आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, आरएफ एब्लेशन। अगर आरएफ एब्लेशन पॉसिबल नहीं तो पेसमेकर लगाया जाता है, किसके लिए, इस 26 नंबर के, कल मैंने आपको बताया था। चलिए आज मैं आपको ईसीजी पढ़, ये देखिए सबसे पहले अगर मैं के मैं आपको बहुत भाषा में समझाऊंगा। अगर आपके पास इस प्रकार का ईसीजी आ रहा है, जहां पर आप ये पिलर्स देख रहे हैं, ये जो आप दो फ्लक्चुएटिंग है, ये नॉर्मल हार्ट बीट है। अब इसी सेम ईसीजी को कंपैरिजन कहाँ करेंगे, हम नीचे करेंगे। तो ये जो दोनों पिलर आपको नजर आ रहे हैं, है ना, ये दोनों पिलर की, और बहुत जल्दी जल्दी ये आने लग गया, इसको हम बोलेंगे फास्ट हार्ट बीट। फास्ट हार्ट बीट यानी बहुत तेजी तेजी से ये और नजदीक आ गया। अब यही आप ये जो आप ऊपर साइन देख रहे हैं, यही साइन अगर ये बहुत लंबा डिस्टेंस के बाद आ रहा है, आप देख रहे हैं बहुत देर बाद आ रहा है, तो ये है स्लो हार्ट बीट। और इरेगुलर हार्ट बीट क्या होता है, कभी वो नजदीक आ रहा है, कहीं वो सब उतरवे करेगा, गाया खाली हो जाएगा फिर। तो कहीं बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तो फिर कहीं दूर जा रहा है अब हमें ये वाला चाहिए। हार्ट बीट। इस तरीके की हाँ जी, ईसीजी इधर ही हो। आप आज के बाद देख करके समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? तो सविता जी दिल्ली से समझ जाएंगे ना इसी देख करके, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, तब सब दिखा दीजिए बस। हाँ आपको पता रहेगा कि ये फास्ट हार्ट बीट है, ये स्लो हार्ट बीट है, ये इरेगुलर हार्ट बीट है, और ये नॉर्मल हार्ट बीट है। निकलो जी। अब मैं इसमें आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन या एवीएल V1 V2 या V1 V6 ये समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताया, आपके सामने कोई ऐसा चीज आ रहा था तो आप उसको देख करके समझ जाएंगे इरेगुलर है या स्लो हार्ट बीट है या फास्ट हार्ट बीट है या नॉर्मल ईसीजी। हाँ बोलो। क्लियर है सभी को? देविंदर जी क्लियर है? समझ बा। आगे चलते हैं। सब आइले। बाप रे बाप, 27 नंबर और 28 नंबर तो हार्ट का ही है। 27 और 28 तो हार्ट का ही है। हाँ तो क्या हार्ट की समस्या होगी? जरूरी नहीं है हार्ट की समस्या हो, और ये जरूरी भी नहीं है कि हार्ट की समस्या ना हो। सिम्टम्स देखना जरूरी है। अब मान लेते हैं किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई सेंट्रल चेस्ट पे नहीं है, नॉट रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म और नॉट रेडिएटिंग टू जॉ, कहीं पर भी नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है, फिर भी पॉइंट पे सेंसेशन तेज आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, बस और कोई कारण नहीं है। आपने क्या करना है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने 48 चेक कर लेना है, और कोलेस्ट्रॉल के लिए 12 नंबर 13 नंबर चेक कर लेना, सिंपल। तो पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से या बीपी की वजह से 27-28 के ऊपर सेंसेशन तेज आ रहा है, सिंपल है।
मैंने आपको बताया ना 11 नंबर से आपको डायबिटीज चेक नहीं करना, तो आपको चेक कहाँ से करना है? 29 नंबर पेनक्रियास, पेनक्रियास से चेक करना है। और इसको चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि ये वाली जो लाइनिंग है ना, ये वाली लाइनिंग आप अपने हाथ में देखो, मेरे को देखो, ये वाली लाइनिंग सबके हाथों में है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भगवान ने सबको दी है, क्योंकि भगवान को पता था एक ना एक दिन एको लाइफ आएगी है ना लोगों की जिंदगी में, तो वो इजीली चेक कर पाएंगे। देखो ये वाली जो लाइनिंग है, ये सबके हाथों में, कोई और पॉइंट है नहीं। तो जब आप पॉइंटर को ड्रैग करेंगे तो सीधा आपको एक माउंट जैसा नजर आएगा, जैसे कोई एक स्पीड ब्रेकर आता है। तो पॉइंटर को दबा करके आप अगर ऐसे भी जाएंगे, ड्रैग करेंगे ना, आपको एक जैसे वो स्पीड ब्रेकर जैसा नजर आएगा, तो दैट इज 29 नंबर, वो पेनक्रियास है, बहुत ईजी है। ठीक है। और दूसरा कहां से चेक करना है? ब्लड शुगर सर्किल बिटवीन द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, यहाँ पे ब्लड सर्किल है, जो कल हम बता रहे थे ना, उस सर्किल के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है और 29 नंबर चेक करना है, पता चल जाएगा कि उसको। देखिए ये एक्यूलाइफ है ना, बड़े कमाल की चीज है। ये आपका वर्तमान भूत भविष्य सब बताती है, वाकई में बताती है। देखिए किसी को बवासीर का मस्सा ना रात रात नहीं टपक जाएगा, उसको डेवलप से कॉन्स्टिपेशन था, धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट हुआ, तब जाकर के वो उसको लगा सामने वाले हेलो। पेशेंट को कि यार समस्या, हाँ भाई, स्टेशन आ गया। आपका शुगर 94 कल 500 नहीं हाँ। हो सकता। जैसे ही पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना धीरे धीरे कम किए, तब जाकर के आपको डायबिटीज हुई। अभी गार्ड अगर अभी रुका है, नहीं स्टेशन आने जैसे पर आपने पहुंचने 29 वाला है, चेक किया, 29 2 मिनट पे सेंसेशन नहीं आ रहा है तेज, ब्लड शुगर पे आपने देखा सेंसेशन तेज आ रहा है, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का HbA1c बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, और वो आगे उसको क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर आप उसका फास्टिंग और पीपी देखेंगे, लेकिन अभी उसका नॉर्मल आ रहा है, लेकिन रैंडम जो शुगर है उसका वो बढ़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि उसका रिसेंटली डायग्नोज्ड है, यानी प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं पेशेंट से कि सर मीठा बहुत पसंद है, कहता है मीठा बहुत खाता हूँ, खाना खाने के बाद तो मीठा चाहिए, और जहाँ मीठा मिल जाए मैं छोड़ता नहीं। तो सर आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए, आप छोड़ दो इसको, क्योंकि ब्लड शुगर सर्किल पे बहुत सेंसेशन बहुत तेज आ रही है। और तुरंत बोलो उनको अपना HbA1c टेस्ट कराने। HbA1c क्या होता है? 3 महीने का एवरेज आपको बताएगा कि उनका एवरेज क्या चल रहा है। ट्रेन आवे छे। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। तो भेज दिल के आदमी के स्टेशन पर जाओ, आदमी आ रहा देखिए पेनक्रियास का ना बहुत बड़ा रोल है। पेनक्रियास का रोल है डाइजेशन के लिए, पेनक्रियास का रोल है हार्मोन्स के लिए। जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनको हार्मोनल डिस्फंक्शन 100% है, खाना होते 99 की तो चांस नहीं, 100% है जिनको जिनको डायबिटीज है। क्योंकि जब डायबिटीज होगा तो आप देखना बाय डिफॉल्ट वो थायराइड को अट्रैक्ट करेगा। डायबिटीज होगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन घंटा स्टार्ट हो से जाएगा। नहीं लगता। डायबिटीज होगा नहीं। तो और अदर ऑर्गन, फीमेल को तो देखो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम टोटल बेकार हो जाता है। तो हार्मोन्स के ऊपर प्लस अदर ऑर्गन को भी सपोर्ट करता है अपना, जो पैनक्रियाज है, हार्ट को, लीवर को, किडनी को। तो पैनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पैनक्रियाज को खराब ना होने दीजिए। अब आता है 30 नंबर, लीवर। लीवर यहाँ पे 30 नंबर और 70 नंबर दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, और लीवर डिसऑर्डर सर्किल। ठीक है, लीवर डिसऑर्डर सर्किल ऑन इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर है ना जितना सर्किल है ना लीवर डिसऑर्डर का, तो ये सारे लीवर के पॉइंट चेक करेंगे। अगर सेंसेशन तेज आ रही है तो पहली बात तो पेशेंट को देख करके पता चल जाएगा, उसकी आंखें पीली हैं या हाथों का कलर पीला है, या स्किन का कलर देख करके पता चल जाएगा येलोइश है, इसका मतलब उसको जॉइंडिस है। और लीवर डिसऑर्डर सर्किल में सेंसेशन तेज आ रही है तो 95% लोगों का फैटी लीवर है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको देखना है पेशेंट के सिम्टम्स। और लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, ऐसा लीवर सिरोसिस का पेशेंट होगा जिसको डॉक्टर ने बोल दिया लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, उसको देख करके वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि पेट में
फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं एसाइटिस। तो लीवर के ब्लड चेक करके पेशेंट को देख करके पता चल जाता है इसको क्या समस्या है। देखिए, ये लीवर का जो फंक्शन है डाइजेशन के लिए, ब्लड की प्रोसेसिंग के लिए, या आपकी बॉडी से जितने भी ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो पॉइजनस टॉक्सिन्स हैं या केमिकल्स हैं, उन सब बहुत अच्छे से फिल्टर करता है। वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, सबसे ज्यादा काम करता है। और इसकी खास बात क्या है, ये अकेले ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को डिटॉक्सिफाई अपने आप ही कर लेता है, अपने हीलिंग को खुद कर लेता है। लेकिन उसको हीलिंग करने का मौका तो दो। रात को 11 बजे खाना खाओगे तो भैया कैसे है? क्योंकि रात को वो 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये दोनों पार्टनर है, लीवर और गॉल ब्लैडर, रिवाइव कर रहे होते हैं और आप उसके ऊपर पूरा कर रहे होते हैं। नहीं करना। और आपके जितने विटामिन, आयरन, मिनरल्स, कॉपर, सबको ये स्टोर करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, एनर्जी को देता है लीवर। और आपका कहीं गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, बॉडी के अंदर की चोट तो आपको नजर नहीं आ रही ना, खून निकल गया, खरोंच आ गई, वो तो दिख गए, लेकिन अंदर कोई चोट लग गई है, आप गिर गए, किसी चीज से टकरा गए, आपके पेट पे लगा, आपकी चेस्ट पे लगा, आपकी कमर में लगा, अंदर जो क्लॉट इकट्ठा हो गया है, उसको कौन ठीक कर रहा है पता है आपको? लीवर ठीक कर रहा है। लीवर उस क्लॉट को हील कर रहा है। तो अकेला ऑर्गन आपको ऊपर इतनी हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को, क्योंकि क्या करता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में से बैक्टीरिया को निकाल करके बाहर आउट कर देता है। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, अगर आपका फैटी लीवर नहीं है तो आपका ब्लड शुगर भी मेंटेन रहेगा। इसीलिए हम डायबिटीज वाले पेशेंट को जिनिमा के साथ साथ हम चोटोसन एडवाइस करते हैं कि आप चोटोसन लो, और शुगर लेवल बहुत अच्छे से स्पीड से डाउन आता है। प्लस प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लीवर फंक्शन। अब बात आती है हमारा 31 अस्थमा। अस्थमा वाले व्यक्ति को 31 पे भी सेंसेशन तेज आएगा, 32 पे भी आएगा, आप लिख लीजिए बेशक। 31, 32, 53, 66, 69 और 77। अस्थमा वाले व्यक्ति को इन नंबर पर सेंसेशन जरूर तेज आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिए। 31, 32, 53, 66, 69 और 77 इन नंबर पर सेंसेशन तेज है। अस्थमा क्या है? अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों लंग्स हैं, दोनों तरफ लंग है, लेफ्ट और राइट। अब देखो, ये जो लंग है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी जो मसल्स है ये बिल्कुल रिलैक्स्ड है। पहले इधर देखिए, आप साइड वाला बाद में देखो। और इसकी जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग बिल्कुल नॉर्मल है। और जो म्यूकस है, म्यूकस है जो लुब्रिकेंट है ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे, लचीलापन, तो इसका जो म्यूकस है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हम राइट साइड में देखेंगे अस्थमेटिक लंग, तो यहाँ पर इसकी जो मसल्स है वो टाइटन है, और इसकी जो लाइनिंग है ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग, बहुत ज्यादा सूजन है, और इसमें जो म्यूकस है वो जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट हो गया। अब जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट हो गया है तो आप देख रहे हैं ये वाला एयरवे, एयरवे देख रहे हैं ना, ये वाला एयरवे और इतना सा एयरवे, एयरवे छोटा हो गया। एयरवे छोटा हो गया तो क्या होगा? सांस फूलेगा। यही है अस्थमा। अस्थमा सीओपीडी भी बोलते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अब ऐसा भी तो हो सकता है जिसको अस्थमा नहीं है उसको 32 नंबर पे सेंसेशन तेज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब जो लोग पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, या जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, या पॉल्यूटेड फैक्ट्री में काम करते हैं, या जिनका मार्केटिंग फील्ड है, या जिनको जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, अस्थमा नहीं था लेकिन ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, लंग्स टीबी हो चुका है, या फिर जिनके लंग्स वीक है, जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, या जिनको निमोनिया हो चुका है, तो उनके भी तो लंग्स वीक हो सकते हैं। जरूर थोड़ी अस्थमा वाले के लंग वीक होंगे, लेकिन अस्थमा वाले को सभी पे सेंसेशन तेज आएगा
लेकिन जिनका लंग्स के ऊपर इफेक्ट है किसी भी रीजन से, तो 32 और 69 जब हम चेक करेंगे और उनके ऊपर सेंसेशन तेज आ रहा है, तो हम 77 भी चेक करेंगे और उनको बताएंगे कि सर आपका सांस फूलता है, आपके राइट लंग में ये प्रॉब्लम है। वो बता सकता है कि हाँ मुझे पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, मेरा ट्रीटमेंट चला है, मेरा राइट लंग थोड़ा सा वीक है ना। तो ये है हमारा लंग्स। 33 नंबर राइट शोल्डर। देखो पीछे बैक साइड में आपने देखा था 8 नंबर 9 नंबर शोल्डर पेन के लिए स्कैपुला, और ये 33 क्या है, आपको ये पता चल गया कि कौन से वाले शोल्डर में पेन है, 33 में है या 72 में है, लेफ्ट शोल्डर है या राइट शोल्डर है, वो आपको फ्रंट से पता चल जाएगा। पीछे से आपने चेक किया 8 नंबर 9 नंबर, इधर से चेक कर लिया राइट है कि लेफ्ट है, सिंपल है। किडनी डेफिशिएंसी यिन यान हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। नॉक्टर्नल इंकॉन्टिनेंस क्या होता है? नॉक्टर्नल इंकॉन्टिनेंस, अब देखिए कोई छोटा बच्चा बिस्तर गीला कर देता है ना, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा मतलब कोई मैच्योर्ड पर्सन अगर बिस्तर गीला कर रहा है, मान लेते कोई 30 इयर्स का या 40 इयर्स का या 50 इयर्स का है, कोई मैच्योर्ड पर्सन है, वो बिस्तर गीला कर रहा है, तो क्या है, इसका मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक रोगी ऐसा करता है। अब आप कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के देखिएगा, ज्यादातर पेशेंट्स के बेड वेटिंग होता है, तो अगर कोई बेड वेटिंग करता है तो इसका मतलब है उसको क्या है, नॉक्टर्नल इंकॉन्टिनेंस। देखिए क्यों हुआ ये सब। आप यूरिन पास करने कब जाते हैं, जब आपका ब्रेन कमांड देता है, ऐसे थोड़ी टाइम पास करने के लिए चले गए वॉशरूम में, या बहुत देर हो गई गए नहीं है, मन नहीं लग रहा, चलो वॉशरूम घूम करके आते हैं, और वहां पे जाकर के बैठ गए और आ गया, ऐसा नहीं होता। आपका ब्रेन कमांड देता है कि आपको वॉशरूम आ रहा, फटाफट जाओ, तभी जाते ना। लेकिन जिसका ब्रेन कमांड ही नहीं दे रहे तो उसका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉक्टर्नल इंकॉन्टिनेंस, यानी कि मानसिक रोगी को ही होता है नॉक्टर्नल इंकॉन्टिनेंस। 39 नंबर स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में कहीं भी सूजन है तो यहाँ पे सेंसेशन तेज आएगा। अगर बॉडी में नहीं है तो हाथों में सूजन है। फिर देखना उसको 19 नंबर 20 नंबर पे सेंसेशन जरूर तेज आएगा, बैक साइड वाले में, कॉन्स्टिपेशन वाले में। रोमेटिज्म मतलब रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया बाय। अब देखो ये नॉर्मल हैंड है, आप सीधा आप देखो बिल्कुल नॉर्मल हैंड है, लेकिन जो रोमेटिक पेशेंट है उनका देखो ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, और इनको इन्हीं जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, प्लस इनके स्ट्रक्चर भी चेंज होने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसे बैठाइए ना उनको, बैठिए, आओ भैया, तुरंत खाली हो जाए तो आगे थोड़े पर हो जाए तो बैठ दिए आगे। रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब है 41 नंबर, 42, 43, 44 किडनी डेफिशिएंसी यिन। यिन क्या और यन क्या ये कल बताएंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने किडनी का चैप्टर। देखिए जो किडनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का, क्योंकि किडनी का मेन काम है फिल्ट्रेशन का, और किडनी डिजीज होने के बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण है, पता है आपको, हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे दिल्ली में आज से 20 साल पहले गिने चुने 2-4 डायलिसिस सेंटर थे वो पढ़ ले दोपहर जहाँ पर डायलिसिस होता था। अब दिल्ली में इतने सारे डायलिसिस सेंटर हैं और 24 घंटे चलते हैं, वो इतने पेशेंट हैं डायलिसिस के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है आपको, वही आपका एपेटाइट, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, जो कम सोते हैं, और क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा कारण है किडनी फेलियर का। आप ना स्ट्रेस, आपको कुछ भी हो जाए, आपको करोड़ों का नुकसान भी हो जाए तो भी स्ट्रेस नहीं, कितना बड़े से बड़ा हादसा हो जाए स्ट्रेस नहीं, मस्त रहना, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है स्ट्रेस वाला। ठीक है, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको किडनी की समस्या जरूर होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड्स
इसके ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा, पक्का उसका किडनी फेलियर होगा, क्रिएटिन लेवल बढ़ेगा, क्रिएटिन लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट डायलिसिस पे जाएगा, स्टार्टिंग में 2 डायलिसिस, फिर 3 डायलिसिस, फिर बोलेंगे भैया किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी पेशेंट बचता नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। जरूरत से ज्यादा मेडिसिन लेने से, और कई बार आप बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है आपकी, इलनेस यानी आपकी बीमारियों की, आपने बीपी पे ध्यान ही नहीं दिया, आपको लगता है कि नहीं मेरी बॉडी को पता ही नहीं चलता, मेरी तो बॉडी ऐसी है, 190 बीपी तो आम है मेरे लिए, आप शेकी मानते हैं, तो ये शेकी वाली बात नहीं है, पक्का प्रॉब्लम होएगी, वो धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाती है किडनी को, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, तो प्लीज अपनी किडनी खराब मत करना। अब आता है 45 नंबर, स्किन से संबंधित कोई भी समस्या, चाहे आपके एक्ने हो, पिंपल्स हो, तो कैसी भी समस्या, तो यहाँ पे सेंशन किया जाएगा। विंड पाइप 46 47 विंड पाइप। अब विंड पाइप क्या है? विंड मतलब हवा, पाइप मतलब पाइप, हवा का पाइप। कौन सा पाइप? इसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये देखिए 46 छोटी विंड पाइप है, 47 बड़ी विंड पाइप है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी विंड पाइप है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। और छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? छोटी है आपकी जो माउथ वाली विंड पाइप है, जिससे आप सांस छोड़ते हैं। और बड़ी विंड पाइप कौन सी है? आपकी नोज, आपकी नाक से जहां से आप सांस लेते हैं, वो आपकी 47 है। और आपने देखा इन दोनों के ऊपर सेंसेशन अगर आ रहा है, तो आपको क्या हो सकता है? आपका हो सकता है कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नंबर 1। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर हकलाता है तो भी उसको 46 के ऊपर सेंसेशन तेज आएगा। यानी आपके विंड पाइप यानी ट्रैकिया में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको यहाँ पर रुकावट है, तो यहाँ पर सेंसेशन तेज आएगा। 48 49 हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये तो साफ लिखा हुआ है, उसमें मैं क्या सिखाऊंगा, है ना, सबको पता है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। लेकिन इसका भी एक मापदंड आपको समझना बहुत जरूरी है। मापदंड क्या है? कितने लोग बोलते हैं ऊपर वाला बीपी? बीपी को कैसे नापते हैं? ऊपर वाला बीपी मेरा इतना है, नीचे वाला इतना है। ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है? ऊपर वाला जो बीपी जिसको आप अभी तक बोलते थे देसी लैंग्वेज में, ऊपर वाला बीपी था आपका सिस्टोलिक। अब आप लिख सकते हैं SYSTOLIC, सिस्टोलिक। और जो नीचे वाला बीपी आप बोलते थे उसको बोलेंगे डायस्टोलिक, DIASTOLIC, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इसका मापदंड क्या है? पहले जो बीपी हुआ करता था 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80। अब 2012 के बाद से एज पर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के हिसाब से अब इसका मापदंड चेंज हो गया। अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 110 है, 120 है, 130 है, तो नॉर्मल है। और जो डायस्टोलिक बीपी है, जिसको हम नीचे वाला बीपी बोलते हैं, अगर वो 70 है, 80 है, 85 है, तो भी नॉर्मल है। अगर इससे आप ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन, इससे नीचे जाता है तो हाइपोटेंशन। देखिए, अगर आपका ऊपर वाला बीपी 130 तक भी है तो भी नॉर्मल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 75 और 55, यानी सिस्टोलिक बीपी कितना है? 75, बहुत डाउन है। कम से कम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 110, इससे नीचे तो हाइपोटेंशन में काउंट होगा, लेकिन यहाँ पर 75 आ रहा है। और जो डायस्टोलिक है, ये कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए 70। अब ये जा रहा है 55, तो क्या हुआ ये? हाइपोटेंशन। अगर 130 और 80 से ऊपर बढ़ रहा है
85 तक भी तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो हाइपरटेंशन, और इससे नीचे जा रहा है तो हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो सभी को क्लियर हो गया, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एंटेरिक फीवर, ये एंटेरिक फीवर होता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर होता है आपके इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से। आज आपने खराब पानी पी लिया, कहीं पता नहीं था आपको पानी में बैक्टीरिया थे। आप किसी भी बिल्डिंग में गए, वहां पे आपने वाटर कूलर से पानी पिया, उसको पता ही नहीं उसमें कितना ऑलरेडी बैक्टीरिया पनप रहे थे, आपने पानी पी लिया, सिंपल पी रहे थे, आपने पी लिया। तो आपको बाहर का खाने से भी ये इंटेस्टाइन डिजीज है, टाइफाइड फीवर हो सकता है। 20 रुपया। अच्छा, शर्माने वाली बात नहीं है, सच बताना, कितने लोग हैं जो स्ट्रीट फूड जिनको पसंद है, बाहर गए यार, बाहर कुछ खा लिया, ठेले पे खा लिया, गोलगप्पे खा लिया, टिक्की खा लिया, अरे वाह, क्या बात है, सनवरी खातून जी इसका सबसे पहले हाथ आया। आप बहुत शौकीन है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, नहीं मजा आता है ना स्ट्रीट फूड खाने में। कहीं पर मोमोज मिलते हैं, तो कहीं पर बर्गर, कहीं पर वो स्प्रिंग रोल्स। हमारी गली के बाहर में खड़ा होता है वो स्प्रिंग रोल ना, चल रहा होता है और एकदम से जाता है साइड से ट्रक, और धुआं, वो धूल मिट्टी सब उसके ऊपर डल रहा होता है, और हम बढ़िया चटनी के साथ खा रहे होते हैं। वह मजा आ गया, क्या स्प्रिंग रोल है। आपको नहीं पता वो स्ट्रीट फूड इतना गंदा होता है, इतना नॉन हाइजेनिक है कि आपको नहीं खाना चाहिए, और लोग उसी को ज्यादा खाते हैं, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको अगर ऐसा खाना है, खाने का मन है ना, तो आप हाइजीनिक खाइए, कहीं अच्छी जगह पर जाकर के खा लीजिए। लेकिन स्ट्रीट फूड में क्या है, ट्रैफिक चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, और आप वही उसको खा रहे हैं बढ़िया चटनी के साथ, मजा आ गया, इसकी चटनी बहुत अच्छी है, इमली डाली हुई है इसमें, उसी को आप खा रहे हैं। आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के खा लीजिए, हल्दीराम में, बीकानेर में जाकर के खा लीजिए, कम से कम आपको शुद्ध तो मिलेगा, कुछ तो अच्छा मिलेगा। तो आपका जो टाइफाइड फीवर है, इंटेस्टाइन डिजीज है, और एंटेरिक फीवर, उसका कारण है आपका खाना और पीना इन्फेक्टेड। क्लियर है। 51 इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन, आंतों में सूजन। फ्लू, अब देखिए फ्लू भी सीजनल है, फ्लू आया और गया। अब फ्लू चेक कराने के लिए कोई आपके पास आएगा नहीं, फ्लू का मतलब बुखार ही है ना, फ्लू चल रहा है तो चल रहा है। अस्थमा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज, देखिए ये और ये यहाँ भी है, लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज में 4 पॉइंट इधर है, 4 पॉइंट इधर है, 8 पॉइंट है ब्रेन आर्टरीज में। लेफ्ट ब्रेन आर्टरी पे सेंसेशन हियरेबल हो जाती है, लेकिन राइट ब्रेन आर्टरी पे सेंसेशन बहुत तेज आती है सभी को, और सभी को सेंसेशन इसलिए तेज आती है क्योंकि हम सभी के अंदर इमोशंस है। हम सभी को कभी न कभी गुस्सा आता है, हम सभी को कभी न कभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, हम सभी के इमोशंस काम करते हैं, हम सब लोग रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, डिप्रेशन भी आता है, सब कुछ आता है। तो यहाँ पर सेंसेशन सभी को आएगा, और इस पर सेंसेशन आने का और क्या क्या डिजीज हो सकती है इसके अलावा, देखिए हाई बीपी, लो बीपी वाले को आएगा, एंजाइटी, वर्टिगो, डिजीनेस, माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैरालिसिस, इन सब लोगों को भी ब्रेन आर्टरी पे सेंसेशन तेज आएगा। तो जब आपने ब्रेन आर्टरी को चेक किया, तो बीपी तो आप ऑलरेडी प्रोटोकॉल है, चेक कर ही लेते हैं, है ना। और पैरालाइज्ड है तो बॉडी देखकर ही पता चल जाता है कि वो लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस या राइट साइडेड पैरालिसिस है। तो आपने पेशेंट से पूछना कि कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या माइग्रेन का 10 नंबर चेक कर लिया आपने, तो वहां से पता चल गया इसको माइग्रेन की वजह से ब्रेन आर्टरी के ऊपर सेंसेशन तेज आ रहा है। तो आपको कॉज आपको चेक करने से पता चल जाएगा इसको बीपी की वजह से था, माइग्रेन की वजह से था, या उसकी बॉडी पैरालाइज थी इसकी वजह से था। और ब्रेन आर्टरी में सेंसेशन मैक्सिमम लोगों को तेज आता ही है, क्योंकि इमोशन हम सभी के अंदर। 5861 लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, कानों से संबंधित कोई भी समस्या, चाहे कम सुनाई देता है, चाहे वैक्स बहुत ज्यादा है,
चाहे वो टिनाइटस है, कुछ भी है, कानों से संबंधित कोई भी समस्या होगी, सेंसेशन आएगा। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 61 हम डिस्कस कर लिया, ब्रेन आर्टरी डिस्कस कर लिया। कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, खांसी, नजला, जुकाम या फिर अब इसके ऊपर इन्फेक्शन आने के कई सारे कारण हैं। अब बहुत सारे लोग वो खाते हैं चैनी खैनी, चैन से मजा लो, वो मजा ले क्या ले रहे होते हैं, उनकी इसोफिगस मजा ले रही होती है, वो मुंह में लगाते हैं सुरती, कहते मजा आ रहा है। अब ये नहीं पता वो रिस के धीरे धीरे इसोफिगस को खराब करता है। तो गुटखा खाता है ना, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। मैंने कह रहा कदमों में दुनिया कैसे हो जाती है, दुनिया से चले जाओगे। वो रजनीगंधा धीरे धीरे आपकी देखो अंदर जो हमारी ये इसोफिगस है, ये क्या, ये भी तो एक मांस का टुकड़ा ही तो है, और आप उसके ऊपर क्या डाल रहे हो, वो उसको गला रहा है कि नहीं गला रहा है। तो जितने भी गुटखा खाने वाले और तंबाकू का सेवन करने वाले लोग हैं, उनको एसिडिटी बनती है, क्योंकि उनको इसोफिगस में इन्फेक्शन आ जाता है। दूसरा कारण है, एक कांच के गिलास में शराब लेना और उसमें मांस का टुकड़ा डाल देना, गल जाएगा सब। अब जो डेली शराब पीते हैं, उनकी इसोफिगस में आप देखना, उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, वो डेली पेंटाप्रोजोल, जिंटेक विंटेक खाते रहते हैं, कहते यार बहुत एसिडिटी है, बहुत गैस है, लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ेगा। तो एक ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, जो बहुत जरूरत से ज्यादा ऑयली और स्पाइसी, मजा नहीं आता जब तक तेल नजर ना आए सब्जी में और मिर्ची ना हो, कानों से धुआं ना निकले, तब तो मजा नहीं आता, वो भी इसोफिगस को खराब है। सिंपल खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, और अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार रखो, टाइम से खाना खाओ, इसोफिगस क्यों खराब हुई। 68 कोलेस्ट्रॉल हम यहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 12 नंबर 13 नंबर से आपने चेक कर ही लिया, तो यहाँ से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोकेशन ढूंढोगे क्या फायदा, 12 नंबर 13 नंबर इजीली मिल रहा है ना। लेफ्ट लंग डिस्कस कर चुके हैं, लीवर डिस्कस कर चुके हैं, गॉल स्टोन, पित्त की थैली में पथरी, इसको होगी वो सेंसेशन यहाँ पर तेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए जो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, वो गॉल ब्लैडर की वजह से भी है ना, 71 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिसका 71 नंबर पे सेंसेशन नहीं आ रहा है, और उसका सेंसेशन किस पे आ रहा है, 73 पे। 73 किसका है, गॉल ब्लैडर का। मैं 72 को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 72 ऑलरेडी लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर हम डिस्कस कर चुके हैं। 71 पे सेंसेशन नहीं आ रहा है, लेकिन 73 पे आ रहा है। तो पित्त की थैली में पथरी तो नहीं है, लेकिन गॉल ब्लैडर पे सूजन है, किसकी वजह से, फैटी लीवर की वजह से, क्योंकि पार्टनर है वो लीवर का पार्टनर है ना गॉल ब्लैडर, मेल और फीमेल है, मेल फीमेल आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद है 74 लिम्फ, यानी गांठ, शरीर में कहीं पर भी गांठें हो जाना। देखिए लिम्फ बनता क्यों है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, और पहली कोशिका दूसरी कोशिका को बनने से पहले वो लिक्विड को रिलीज करती है, और लिक्विड अगर आपका कोशिका में कन्वर्ट ना हो, तो वो एक गांठ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किसी के कान के पीछे, किसी के गर्दन के पीछे, किसी के जॉ के नीचे, तो लिम्फ है, ये गांठ है। तो लिम्फ को आप ठीक कर सकते हैं। 75 ब्रेस्ट ट्यूमर, बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि आपको ब्रेस्ट ट्यूमर है। 75 पे सेंसेशन तेज आ रहा है ना, तो पेशेंट को बोलना है कि आपके ब्रेस्ट में गांठ है, वो बोलेंगे हाँ जी है, तो आपने कोई टेस्ट कराया है, मेमोग्राफी कराई है। देखिए ब्रेस्ट ट्यूमर क्यों बन जाता है, एक एब्नॉर्मल टिश्यूज है जो अब आपके ब्रेस्ट में इकट्ठा हो गए, ठीक है ना। आपको ब्रेस्ट कैंसर भी दे सकते हैं और नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकता है। आपने बोला कि आपने उसकी जांच कराई है, वो बोलेंगे हाँ जी मैंने जांच करा ली, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप ट्रीट कर सकते हैं। अब बोलेंगे नहीं मैंने कुछ भी नहीं करा, तो भैया आप करा लो, इसकी मेमोग्राफी करा लो, या फिर आप इसका बायोप्सी करा लो।
उसे पता तो चल जाए ना कौन नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। तो आप कैंसरस है तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कैंसरस नहीं है तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 75 नंबर है ब्रेस्ट ट्यूमर का, लेकिन ब्रेस्ट ट्यूमर शब्द को भी इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ क्या बोलोगे आपको लिम्फ है, गांठ है, बस ऐसे बोलो। 76, 77, 78 ये वही पॉइंट है जो 66 था, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया। कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। 79 थायराइड ग्लैंड्स, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कोई सा भी हो, मोटे होने वाला थायराइड या पतले होने वाला थायराइड। मोटे होने वाला थायराइड होता है हाइपोथायराइडिज्म और पतले होने वाला होता है हाइपरथायराइडिज्म। दोनों में से किसी भी प्रकार का अगर थायराइड है तो उसको 79 नंबर पे सेंसेशन जरूर आएगा। देखिए थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर भी आपका इफेक्ट आने का जो रीजन है वो आपका लाइफस्टाइल ही है। हार्मोनल डिसफंक्शन होगा तो थायराइड की समस्या होगी नेचुरली, और इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे वो मैं कल आपको बताऊंगा। 80 नंबर इंसोम्निया। देखिए नींद दो तरह की है, अगर नींद जो खराब हो रही है आपकी वो दो तरह की। इंसोम्निया नींद देर से आना, आप बिस्तर पर लेट गए लेकिन नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे, तो वो इंसोम्निया है। आप बिस्तर पर लेट के नींद आ गई तुरंत आपको, लेकिन नींद बार बार खुल रही है, वो स्लीप डिसऑर्डर। तो 80 नंबर जो है वो आपका इंसोम्निया यानी नींद देर से आना। 81 नंबर 81 नंबर है आपका फटीग। शरीर में टूटन, आलसपन छाए रहना, कुछ काम करने का मन ना करना, फटीगनेस। और 82 है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? आपको कोई खांसी थी बहुत लंबे समय तक, आप बहुत सारी रेमेडीज करते गए, दवाइयां लेते गए, कफ सिरप लेते गए, लेकिन वो खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। और खांसते 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 जब एक लंबा समय बीत गया तो आपके चेस्ट में से गंदी सी आवाज आने लगी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना काली खांसी है ना, खर 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 की आवाज आने लगी, उसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और वो खर 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 की आवाज बहुत लंबे समय तक रहे और खांसी भी लंबे समय तक रहे तो वो बन जाता है ब्रोंकियल अस्थमा। वो बन जाता है ब्रोंकल अस्थमा, क्योंकि जो एयरवे है वो एयरवे कमजोर पड़ जाता है ब्रोंकाइटिस की वजह से। जैसे आपको अस्थमा में होता है, सीओपीडी में होता है, ऐसे आपको ब्रोंकियल अस्थमा भी होता है। दो तरह का अस्थमा है, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, और एक है ब्रोंकियल अस्थमा। दोनों ही अस्थमा है, ट्रीटमेंट भी दोनों का सेम है लेकिन वजह अलग अलग। ठीक है ना, वो डस्ट से हो गया उसको, इसको ब्रोंकाइटिस की वजह से अस्थमा हो गया, कई सारे रीजन होते हैं। तो ये था आज का सेशन डायग्नोसिस। आपने बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग के साथ विद पिक्चर विद डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और आपको मैं डॉक्टर तो नहीं बना सकता लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज सेट कर सकता हूँ कि आपको कहाँ पे डायस्टोलिक बोलना है, कहाँ पे आपको पीपी के साथ साथ HG लिखना बहुत जरूरी है। ये कल मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। मैं चाहता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना भी चाहिए और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। अभी तक के बहुत सारे लोगों को नहीं पता था अपेंडिक्स होता क्या है, तो खाली सिर्फ टाइम पास करके खाली कोर्स खत्म नहीं करना है। मैं चाहता हूँ एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई थिंक आपको आज बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आपको काउंसलिंग भी समझ में आ गई है, आपको चेकअप करना भी आ गया है। और कल मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट में शॉर्टकट कि अगर आपके पास बहुत सारे पेशेंट है, अब उनको फटाफट फटाफट कैसे चेकअप करेंगे, कल मैं आपको दिखाऊंगा। और कल हमारा ट्रीटमेंट डे है, ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कल बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि टाइम हमारा बहुत एक्सीड हो चुका है तो आज हम क्वेरीज नहीं लेंगे। आप अपने क्वेश्चन आंसर आपको सबको मिलेंगे पक्का, आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिएगा, सभी के आंसर जरूर मिलेंगे। और आज के सेशन को यही हम खत्म करते हैं और कल मिलेंगे ठीक 6:45 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू सक्सेस, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।